नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से 2 दिन बाद स्वागत है आपका अपनी स्टडी परिवार में। तो पहले तो आपसे क्षमा चाहते हैं कि 2 दिन आपसे नहीं मिल पाए। देखिए दोस्तों, बहुत सारी टेक्निकल समस्याएं हो जाती हैं। बहुत सारी टेक्निकल समस्याएं ऐसी हो जाती हैं जिनको सुलझाने में समय लगता है, और जब समस्याएं सुलझती हैं तभी आपके सामने उपस्थित हो पाते हैं। तो 2 दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई, इससे परेशान हम भी थे, परेशानी आपको भी हुई, और आपको जो परेशानी हुई उसके लिए हम फिर से एक बार क्षमा चाहते हैं। अपनी स्टडी परिवार की तरफ से मैं आपका मित्र आपसे क्षमा चाहता हूं। और टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं, और टॉपिक आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे अपन संविधान की सभा। आज से आप फिर से कंटिन्यू जुड़े रहें दोस्तों। आशा है कि आप रेगुलर जुड़े रहेंगे। अपनी स्टडी परिवार ने आपको जो कष्ट दिया है उसका हमें खेद है, और आज फिर से नए टॉपिक के साथ मुलाकात हो ही गई है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के संविधान सभा के नए टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सामने लिखा हुआ है आपके सामने संविधान सभा। संविधान सभा का सीधा सा मतलब होता है संविधान बनाने वाली सभा ही क्या कहलाती है? संविधान सभा कहलाती है। भारत का जो संविधान बनाया होगा जिसने, उस सभा का क्या नाम था? संविधान सभा नाम था। जैसे मैं आपको बताऊं, हर देश की संविधान सभाएं बनी है, हर देश की संविधान सभाओं के कुछ ना कुछ नाम रहे होंगे, लेकिन एक मुख्य पर्टिकुलर नाम जरूर रहा होगा। जैसे भारत की संविधान सभा को संविधान की सभा कहा जाता है। संविधान सभा को संविधान की सभा ही क्यों कहा जाता है, उस पर ऊपर अपन बात करते हैं। एक पर्टिकुलर बात तो है संविधान बता रहा था कि जो संविधान सभा है, ठीक है, एक तो संविधान निर्माण किया था इसने। किसका निर्माण किया था दोस्तों? संविधान का निर्माण किया था। ठीक है, किसका निर्माण? संविधान निर्माण। अब आपको ये जानना होगा कि सीधे ही क्या संविधान का निर्माण चालू हो गया क्या, कि सीधे आदमी एकत्रित हुए और संविधान का निर्माण प्रारंभ कर दो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। संविधान के निर्माण की एक कड़ी मानी गई है। जैसे कहते हैं ना कि भारत के संविधान का निर्माण एक निश्चित रूप से नहीं हुआ है, धीरे धीरे विकास का जो परिणाम निकला है ना, धीरे धीरे जो प्रयास का परिणाम निकला है, वही भारत के संविधान सभा के रूप में सामने आया है। और संविधान सभा ने उस परिणाम को एक जगह इकट्ठा किया, उस परिश्रम को एक जगह रखा, एक बेंच पे रखा, और उसको कानून में बदला, और कानून में बदलते उसको क्या नाम दिया? संविधान सभा नाम दिया गया दोस्तों। क्या नाम दिया गया? संविधान सभा नाम दिया गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान सभा जो है, इसका पहले थोड़ा सा इतिहास देख लें कि संविधान सभा निर्माण का जो प्रारंभ है वो कैसे हुआ। क्या ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ जिससे संविधान सभा सामने आई? अभी कहोगे सर ये तो आप भारत में बताओ, आप ब्रिटेन में क्यों बता रहे हो? जी नहीं, अपने को कहां देखना है? अपने को ब्रिटेन में देखना, भारत में नहीं देखना। क्योंकि ब्रिटेन में जो स्थिति होगी उस पर निर्भर करेगी भारत की व्यवस्था। जिस समय की 1945 के मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं, उस समय जो भारत में हुआ, उस समय जो भारत में हुआ और उस समय जो ब्रिटेन में हुआ, इन दोनों की स्थितियों को मेल खाने के बाद जो चीजें अपने सामने आएगी वो संबंधित किससे होगी? संविधान सभा से संबंधित होगी। पहले मैं बात किसकी करूंगा? ब्रिटेन से बात करूंगा। ब्रिटेन की बात जब 1945 में करूंगा तो एक ही बात आपके सामने आएगी दोस्तों, और वो क्या आएगी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा विश्व युद्ध दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ तो हुआ था 1939 में, 1939 में, और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था 1945 में। समझ में मेरी बात? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में। लेकिन याद रखना, ये जो कर्म काल है ना, इसमें ब्रिटेन में एक महान आदमी बैठा हुआ है, वो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल। कौन है? चर्चिल। वो कौन है? चर्चिल। इनका पूरा नाम है विंस्टन चर्चिल। पूरा नाम क्या है? विंस्टन चर्चिल। चर्चिल प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए क्या होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन अग्रणी रहा, आपको सबको पता है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन क्या रहा? अग्रणी रहा। और चर्चिल की जब बात आती है ना, तो आपने जब इतिहास पढ़ा होगा तो ये आपको पढ़ाया जाएगा, तो बताया जाएगा कि चर्चिल की जो भावनाएं थी वो भारत के पक्ष में थी या भारत के विपक्ष में थी। तो मैं बात तो आपको मैं ही बता देता हूं, भारत के पूर्णतः विपक्ष में थी। एक तो चर्चिल कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत आजाद हो। चर्चिल क्या नहीं चाहते थे? कि भारत आजाद हो। एक चर्चिल कभी नहीं चाहते थे कि भारतीयों का संविधान का निर्माण किया जाए, कि जो भारत का जो संविधान है ना उसका निर्माण किया जाए, उसके निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई जाए। इसके स्पष्ट रूप से खिलाफ कौन थे? चर्चिल थे। ब्रिटेन अग्रणी रहा द्वितीय विश्व युद्ध में, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, तो समाप्ति के साथ ही ब्रिटेन में क्या प्रारंभ हुए? चुनाव।
ब्रिटेन में पीएम चुनाव प्रारंभ हुए। क्या प्रारंभ हुए? प्रधानमंत्री के चुनाव। इसमें दो मुख्य प्रत्याशी हैं, एक तो है चर्चिल जो पहले से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, एक है एटली। एक कौन है? क्लीमेंट एटली। एक चर्चिल जो पहले से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, एक नया उम्मीदवार जो है एटली। बेशक बढ़त किसकी रही थी? द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की रही। द्वितीय विश्व युद्ध में अग्रणी चाहे ब्रिटेन रहा हो, लेकिन फिर भी इस चुनाव में हार किसकी हुई? चर्चिल की हुई। और पीएम कौन बना? एटली बना। पीएम कौन बन गया? एटली बन गया। अब आप लोग इस जो मैंने सामने आपको जो बताया है ना, इसको कहीं भी जोड़ के देख सकते हो। कैसे? चर्चिल है, चर्चिल के विपक्ष में आप देख रहे हो, चर्चिल के विपक्ष में कौन है? क्लीमेंट एटली है। क्लीमेंट एटली है। अब एटली हमेशा किसके विपक्ष में बोलेंगे? चर्चिल के विपक्ष में बोलेंगे। जैसे हमारे ऐसा होता है ना, जैसे कांग्रेस का कोई नेता है, ठीक है, तो वो कोई काम करेगा तो बीजेपी के विपक्ष में लेके काम करेगा, और बीजेपी का कोई नेता है जो कांग्रेस के विपक्ष में लेके कार्य करेगा। अक्सर ऐसा होता है। देखिए, इन बातों को अन्यथा ना ले, मैं सिर्फ एग्जाम के लिए राजनीतिक पार्टियों का प्रयोग कर रहा हूं, बाकी अन्यथा विद्यार्थी को किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। एटली, एटली क्या बन गए हैं? पीएम बन चुके हैं। मैंने क्या बताया कि एटली किसके विपक्ष में बोलेंगे? चर्चिल के विपक्ष में बोलेंगे। और अब ये जब चर्चिल के विपक्ष में बोलेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? ये कुछ ऐसी बात तो कहेंगे ना जिससे चर्चिल को परेशानी हो। ये क्या बोलेंगे कि भारतीयों ने 2 बार शहीदी दी है। भारतीय लोगों ने कितनी बार शहीदी दी है? 2 बार। 2 बार का क्या मतलब आप जानते हो? पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। ये दोनों ही क्या है? विश्व युद्ध है। आपको पता है दोनों विश्व युद्धों में भारत ने अपना योगदान निभाया था। ठीक है, और मुख्यतः जो दूसरा विश्व युद्ध है ना, उसमें मुख्य रूप से भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया था। भाई, भारत ने मुख्य रूप से ब्रिटेन का साथ दिया था। और भारत का साथ देने का मतलब ऐसा और कोई नहीं था। भारत का साथ देने का मतलब यह था कि अगर ब्रिटेन अग्रणी रहता है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो भारत के लिए संवैधानिक व्यवस्था हो सकती है। समझ में ही बात? भारत के लिए किसकी व्यवस्था हो सकती है? संवैधानिक व्यवस्था हो सकती है। भारत को आजादी मिल सकती है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। एक काम जरूर हुआ, क्लीमेंट एटली, इसने क्या कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा की व्यवस्था की जाएगी। किसकी व्यवस्था की जाएगी? संविधान की सभा। पृष्ठभूमि समझ में? संविधान सभा का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आ रहा है? अपन ज्यादा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं जाएंगे ना, तो मैं बाल गंगाधर तिलक पे जाऊंगा, ना नेहरू जी पे जाऊंगा, ठीक है, ना मैं कांग्रेस का फेजपुर अधिवेशन बताऊंगा, क्योंकि जहां समय होता है ना दोस्तों, वही चीजें बताई जाती है। यहाँ आधुनिक इतिहास की चर्चा नहीं कर रहे अपन, वही बिंदु उठाएंगे जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। अदरवाइज जो बिंदु है उनकी अपन चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपन किस बिंदु की चर्चा करेंगे? जो बिंदु राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लिए मजबूत है और जो अपने बिंदु से महत्वपूर्ण रिलेट करते हैं। अब देखिए, संविधान सभा की किसने बात कह दी है? एटली ने बात कह दी। अब संविधान सभा का एटली निर्माण करवाएंगे कैसे? इसके लिए देखो, एटली जब प्रधानमंत्री बना तो उसके कैबिनेट में 3 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 3 मंत्री थे। सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, एक थे सर क्रिप्स, सर क्रिप्स। तीसरे जो मंत्री का नाम है वो है अलेक्जेंडर। तीसरे मंत्री का नाम क्या है? अलेक्जेंडर। ये तीनों ही मंत्री कौन से मंत्री हैं? कैबिनेट मंत्री। तीनों ही मंत्री कौन से हैं? कैबिनेट मंत्री हैं। और कैबिनेट भी किसका है? एटली का है। एटली का। और आपको पता है कैबिनेट मंत्रियों को एक नाम से और जाना जाता है, मंत्रिमंडल। किस नाम से जाना जाता है? मंत्रिमंडल। और ये बात तो आपको बता दी जाएगी कि, और एक चीज और बताऊं आपको यहीं पे, भारत का संविधान, जो भारत का जो वर्तमान संविधान है ना, वहां भी वर्तमान में एक ही अनुच्छेद ऐसा है जहां मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया। भारत के, फिर से सुन लेना, भारत के संपूर्ण संविधान में केवल एक अनुच्छेद ऐसा है जहां मंत्रिमंडल शब्द लिखा हुआ है, वो है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 कौन सा है? अनुच्छेद 352। ऐसी बहुत सी बातें आपको अब स्टडी परिवार के साथ जब
आप जुड़ते रहेंगे तो आपको बताई जाएंगे दोस्तों, और इनको आप राइट करते रहें समय समय पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अनुच्छेद 352 इसलिए बताया गया है क्योंकि आपको पता रहे जब मंत्रिमंडल शब्द आ गया तो जब आगे इसकी मैं बात करूंगा तो आपको थोड़ी थोड़ी मेमोरी रहे इस चीज की कि सर ने एक बार इसके रिगार्डिंग बात अपने से की थी। सर पैथिक लॉरेंस है, कैबिनेट मंत्री हैं। किसके हैं? क्लीमेंट एटली के कैबिनेट के मंत्री है। सर क्रिप्स हैं और एलेक्जेंडर है। जो एलेक्जेंडर है ना, इनके बारे में एक चीज याद रखना, ये थे कौन से मंत्री? नौसेना मंत्री। ठीक है, मंत्री तो मैं तीनों के बता देता हूं आपको। ठीक है, ये तो थे भारत सचिव, भारत सचिव। क्रिप्स थे व्यापार मंत्री। क्रिप्स को कौन सा मंत्रालय दिया गया? ये थे व्यापार मंत्री, व्यापार मंत्रालय दिया गया था। एलेक्जेंडर जो थे इनके पास था नौसेना मंत्रालय। तो ये कौन से मंत्री थे? नौसेना मंत्री। ये कौन से मंत्री थे? नौसेना मंत्री थे। आपको कहीं ना कहीं एक चीज लग रही है कि एटली ने यह जरूर कहा है कि संविधान सभा का निर्माण भारतीयों की इच्छा से होना चाहिए। ठीक है, संविधान निर्माण करने का व संविधान निर्माण करने वाली सभा का जो निर्माण है ना, वो करने का अधिकार किसके पास है? भारतीयों के पास है। लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि भारत आजाद होगा या नहीं होगा। आप ये बोलोगे सर अब आपने ये कैसे कह रहे हो? जो सामने आपके लिखा हुआ है ना, इसको गौर से देखिएगा। उसने ऐसे कैबिनेट मंत्री अपने चुने, कैबिनेट में 3 ही तो मंत्री नहीं होंगे ना उसके पूरे कैबिनेट में, और भी तो होंगे। उसने कौन से 3 मंत्री चुना? एक तो वो मंत्री जो भारत सचिव होगा, एक वो मंत्री जो नौसेना का मंत्री होगा, एक वो मंत्री जो व्यापार मंत्री होगा। आपको पता है भारत सचिव भारत से संबंधित सारे मसलों के ऊपर बातचीत करेगा। ये पद कहां है? ब्रिटेन की संसद में है। तो ये तो कर भी लिया तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नीचे वाले 2 देखिए, सर क्रिप्स जो व्यापार मंत्री हैं, एलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री। क्रिप्स व्यापार मंत्री। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम भारत में क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण अधिकार ब्रिटेन की संसद ने छीने, और छीनने के बाद किसके पास रख लिए? अपने पास रख लिए। नौसेना मंत्री। व्यापार पहले कौन से मार्ग से हुआ करता था? जलीय मार्ग से हुआ करता। परिवहन था नहीं। आज तो खैर परिवहन की इतनी संभावनाएं हैं जिसकी लिमिट नहीं है। पहले परिवहन की इतनी संभावनाएं नहीं थी। और ब्रिटेन की नौसेना पहले भी मजबूत थी, बहुत ज्यादा मजबूत थी ब्रिटेन की नौसेना। नौसेना का प्रयोग तो ये वैसे ही करेंगे। तो इनको नौसेना मंत्री किसको बनाया गया? एलेक्जेंडर। तो कहीं ना कहीं एटली भी अभी तक भी यही चाहते हैं कि अभी भी भारत को मुट्ठी में रखा जा सकता है। अभी भारत को कहां रखा जा सकता है? मुट्ठी में रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, तीनों मंत्रियों को कैबिनेट के मंत्री का दर्जा है, और तीनों मंत्रियों को कहां भेजा गया है? भारत में भेजा गया। आगे देखिए, इनमें से एक चीज और देखना, जो पैथिक लॉरेंस है ना, ये यही बता देता हूं, आगे नहीं बतानी पड़ेगी फिर। जो पैथिक लॉरेंस है ये इस कैबिनेट के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष किसके? क्लीमेंट एटली के कैबिनेट में, जो वहां ब्रिटेन में काम कर रहा है उसके नहीं, उस कैबिनेट के अध्यक्ष होंगे जो भारत में आएगा। जो कैबिनेट कहां आएगा? भारत में। और जो कैबिनेट भारत में आएगा उसमें केवल मंत्री कितने हैं? 3 मंत्री हैं। सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एलेक्जेंडर। एक भारत सचिव, एक व्यापार मंत्री, एक नौसेना मंत्री। बात खत्म। अध्यक्ष कौन? सर पैथिक लॉरेंस। एटली के कैबिनेट में 3 मंत्री हैं। एटली के कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? 3 मंत्री हैं। सर पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव हैं, आपको याद करवाया जा रहा है। सर क्रिप्स जो कि व्यापार मंत्री हैं, एलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री। और मैंने आपको सामने ये बात जरूर जाहिर कर ही दी है कि एटली के मन में क्या विचार है, जिसकी वजह से ये सब चीजें उन्होंने ये पद उनको दिए। देखो अब इनको भारत लेकर आते हैं। इनको कहां लेकर आते हैं? भारत में लेकर आते हैं। जब ये भारत में आएंगे और आते ही ये एक योजना देंगे। क्या देंगे? भारत में आने के बाद ये एक क्या देंगे? योजना देंगे। इस योजना को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। अपन इसको क्या नाम देंगे? अपन इसको नाम देंगे कैबिनेट मिशन योजना, इसको नाम देंगे। और जो कैबिनेट मिशन योजना जो नाम देंगे ना अपन इसको, योजना का क्या मतलब? एक योजना प्रस्तुत करेगा, एक प्रारूप प्रस्तुत करेगा अपने सामने। क्या प्रस्तुत करेगा? एक प्रारूप प्रस्तुत करेगा कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर होगा, संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उनका वितरण किस हिसाब से किया जाएगा। क्योंकि वितरण का मेरा मतलब है जैसे देशी भारत में कैसे वितरण होगा, अंग्रेज भारत में कैसे वितरण होगा, और जो चीफ कमिश्नरी प्रांत होते हैं
उनमें कितना वितरण होगा, कितने चीफ कमिश्नरी प्रांत है, ये बात भी अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, और रिपोर्ट में क्या साबित होता है वो देखना। इन्होंने कहा कुल सदस्य होंगे 389। ये सदस्य हैं कुल सदस्य, कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, कुल सदस्य वो भी कितने 389। और इन्होंने क्या कहा कि 389 का भी विभाजन किया। इन्होंने क्या किया, 389 का भी विभाजन किया। 296 इन्होंने अलग किए और 93 इन्होंने अलग किए। 296 सदस्य इन्होंने अलग बताए और 93 सदस्य इन्होंने अलग बताए। अब अपने को 296 के पहले अपने को 93 देखो। 93 सदस्य जो होंगे ना, ये होंगे प्रांतीय भारत से। किस भारत से होंगे, ये सदस्य होंगे प्रांतीय भारत से। ठीक है, और जो ये सदस्य होंगे ना, ये होंगे अंग्रेज भारत से, जिसको बोलते हो ब्रिटिश भारत। ये कौन से भारत से होंगे, ये होंगे अंग्रेज भारत से, जिसको अपन लोग क्या कौन सा भारत बोलते हैं, ब्रिटिश भारत बोलते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखें, ये जो 296 है ना, इसके भी दो विभाजन होंगे। कैसे होंगे देखो, एक तो होगा 4, एक होगा 292। पहले मैं बात करता हूं 4 की। पहला दिल्ली, ये 4 होंगे चीफ कमिश्नरी प्रांत। ये 4 कौन से होंगे, चीफ कमिश्नरी प्रांत। एक होगा कुर्ग, एक होगा बलूचिस्तान, एक होगा अजमेर, मेरवाड़ा। अजमेर का कौन सा क्षेत्र दोस्तों, मेरवाड़ा क्षेत्र होगा। अजमेर का कौन सा क्षेत्र होगा, मेरवाड़ा क्षेत्र होगा। एक चीज आप विशेष रूप से और ध्यान रखना, ये जो 4 प्रांत लिखे हैं ना, ये उस समय के केंद्र शासित प्रांत है। आज जिनको आपका केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो ना, आज जिनको आप केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो, और वर्तमान में इनकी संख्या है 8। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 8 है। और जिनको आप आज 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज बोलते हो ना, ये पहले क्या थी, इनमें से 4, इनमें से नहीं अलग थी ये तो, सॉरी 4 क्या थी, चीफ कमिश्नरी प्रांत। 4 क्या थे, चीफ कमिश्नर प्रांत, चीफ प्रांत। जहां किसका शासन हुआ करता था, चीफ कमिश्नर का प्रांत हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, जहां किसका शासन हुआ करता था, चीफ कमिश्नर का शासन हुआ करता था। जैसे आज केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का शासन होता है, प्रशासनिक प्रमुख वहां का कौन होता है, उपराज्यपाल होता है। ठीक है, उपराज्यपाल का पद निहित होता है। और उस समय जो केंद्र के रूप में काम किया करते थे, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश की तरह ही होते थे, होते नहीं थे वो केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन उसकी तरह उनका नेचर हुआ करता था, वो कहलाते थे चीफ कमिश्नरी प्रांत। वो क्या कहलाते थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत। आगे देखिएगा, मैंने आपके सामने कितने चीफ कमिश्नरी प्रांत लिखे, एक लिखा मैंने दिल्ली। इनके सदस्य भी अभी यहीं देखेंगे। एक मैंने लिखा कुर्ग दोस्तों, एक मैंने क्या लिखा, कुर्ग लिखा, जिसको कोडगु भी कहा जाता है। याद रखना, इस कुर्ग को कोडगु कहा जाता है। और जो ये क्षेत्र है ना, ये वर्तमान में पड़ता है कहां, कर्नाटक में। ठीक है, कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तीसरा है बलूचिस्तान। ये वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। और कुछ विचारक इसको हिंदुओं का नर्क भी कहते हैं। कुछ विचारक इसको क्या कहते हैं, हिंदुओं का नर्क भी कहते हैं, कि जो बलूचिस्तान है वो हिंदुओं के नर्क साबित हुआ। कैसे हुआ है, क्योंकि देखो इस बात में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, बलूचिस्तान जो है वो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। आगे है चौथा अजमेर, मेरवाड़ा। अजमेर, मेरवाड़ा सदस्य इनके यहीं देख लें, अपने को जीतने के बाद देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर वहां 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत नहीं लिखूंगा, क्योंकि उस समय केवल टोटल ही कितने थे, 4 ही थे। टोटल कुल ही कितने थे, 4 ही थे। ये चारों के चारों कौन से प्रांत है, चीफ कमिश्नरी प्रांत, चीफ कमिश्नरी प्रांत थे चारों के चारों। दिल्ली में थे देशबंधु गुप्त। दिल्ली से कौन थे, देशबंधु गुप्त।
कुर्ग से कौन थे? सीएम पुन्नाचा। कुर्ग से चुन के जो आए थे वो कौन थे? सीएम पुन्नाचा। फिलहाल मैं बलूचिस्तान को छोड़ते हुए चल रहा हूं, अजमेर में थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे दोस्तों। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, मैंने बलूचिस्तान बीच में क्यों छोड़ा? मैंने बलूचिस्तान बीच में इसीलिए छोड़ा क्योंकि पहली बात तो ये कि जब भारत का विभाजन होगा ना, तो ये क्षेत्र कहां चला जाएगा? पाकिस्तान में चला जाएगा। इसका विभाजन होगा जब देश का विभाजन होगा, और भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब है, पहली बात तो ये सिद्धांत दिया था मुस्लिम लीग ने। किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। इसमें कहा गया था कि देश का विभाजन जो होगा ना वो धर्म के आधार पर होगा। ठीक है, हिंदू बहुल्य क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाएगा, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र क्या कहलाएगा? पाकिस्तान कहलाएगा। फिर से सुन लीजिएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत भारत का विभाजन हुआ था। क्या कहा गया था? जो हिंदू बहुल्य क्षेत्र होगा वो हिंदुस्तान कहलाएगा, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? पाकिस्तान कहलाएगा। अब बलूचिस्तान तो विभाजन के बाद कहां चला जाएगा? पाकिस्तान में चला जाएगा। तो इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, इसकी तो अभी अपने को बात ही नहीं करनी है, क्योंकि जो क्षेत्र अपने में है ही नहीं ना, उस क्षेत्र की अपने को फिलहाल चर्चा भी नहीं करनी। जो क्षेत्र अपना है ही नहीं उसकी फिलहाल अपने को क्या भी नहीं करनी है? चर्चा भी नहीं करनी। अब चर्चा करते हैं अजमेर मेरवाड़ा की। पहली बात तो याद रखना, ये क्षेत्र था राजस्थान से। ये क्षेत्र कहां से था? राजस्थान से था, क्योंकि अजमेर आपको पता ही है अजमेर का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का एक क्षेत्र है अजमेर। अजमेर का भी कौन सा क्षेत्र है? मेरवाड़ा। अजमेर का भी एक क्षेत्र है, वो क्या नाम है? उसका नाम है मेरवाड़ा। वहां थे मुकुट बिहारी लाल। क्या नाम था उनका? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये आते थे राजस्थान से। अब एक चीज याद रखना, आपको पता रहना चाहिए कि संविधान सभा जब निर्माण हो रही थी तो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। 4 में से राजस्थान से एक मात्र था, ये वाला। ये कहां से थे? राजस्थान से थे। ये बात पहले भी देखी और फिर से देख लें, ये भाग कहां से था? राजस्थान से था। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि राजस्थान से चीफ कमिश्नरी प्रांत एक था अजमेर मेरवाड़ा, जिससे कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव उससे आते थे। आगे देखो, और इन्होंने क्या कहा? उन्होंने चीफ कमिश्नरी प्रांत दे दी। उन्होंने कहा कि जो 296 है उनके हम 2 विभाजन करेंगे। कैसे करेंगे? एक तो 292 प्लस 4, ये 4 तो चीफ प्रांत हो गए, ये 4 तो क्या हो गए? चीफ प्रांत हो गए। इनकी बात 4 की अपन ने कर ली। इनके 3 के मैं सदस्य बताए। बलूचिस्तान को छोड़ते हुए चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अपन उसकी बात भी नहीं करेंगे। ये आएंगे अब अंग्रेज भारत से। ये आएंगे किस भारत से? अंग्रेज भारत से आए। किस भारत से आएंगे? अंग्रेज भारत से। अभी मैंने आपसे 93 की बात भी की थी। जो कहां से आएंगे? प्रांतीय भारत से आएंगे। जो कहां से आएंगे? प्रांतीय भारत से। आपको एक चीज पता है क्या कि चुनाव जो होगा वो कैसे होगा? क्या सदस्य मनोनीत होंगे या सदस्य निर्वाचित होंगे? तो याद रखना, जो अंग्रेज भारत में जो सदस्य आएंगे ना, उनका तो होगा निर्वाचन। इनका तो क्या होगा दोस्तों? इनका तो होगा निर्वाचन। और जो सदस्य प्रांतीय भारत से आएंगे ना, इनका होगा मनोनयन। इनका क्या होगा? मनोनयन। भाई अंग्रेज भारत से जो सदस्य आएंगे उनका तो होगा निर्वाचन, और जो प्रांतीय भारत से आएंगे उनका होगा मनोनयन। अब मनोनयन कौन होगा? निर्वाचन का मतलब है चुनाव होगा। निर्वाचन का क्या मतलब है दोस्तों? चुनाव होगा। तो ये विधि तो यही समाप्त हो गई कि निर्वाचन का क्या मतलब होगा? चुनाव की। अंग्रेज भारत से जितने भी सदस्य आएंगे 296, ठीक है 296, क्योंकि आपको पता है ये 4 भी तो अंग्रेज भारत में ही आएंगे, होंगे चाहे चीफ कमिश्नरी प्रांत, बात ये नहीं है, लेकिन आएंगे तो सही। इनका तो होगा निर्वाचन। इधर वाला हिस्सा जो है, जो जिसको प्रांतीय भारत कहते हो आप, जिसको अपन देसी भारत कहते हैं, जिसको अपन राजा महाराजाओं का भारत कहते हैं, इसमें होगा मनोनयन। आपको पता होना चाहिए मनोनयन भी कौन करेगा? मनोनयन राजा तो करेगा ही करेगा। राजा किसके सहयोग से करेगा? प्रजामंडल के सहयोग से। किसके सहयोग से करेगा? प्रजामंडल के सहयोग से करेगा। ठीक है, राजा किसके सहयोग से इनका मनोनयन करेगा? प्रजामंडल के सहयोग से करेगा। राजा का मतलब क्या है? क्योंकि राजशाही चल रही है ना दोस्तों, ठीक है। प्रांतीय भारत कौन सा बात करें? जिसमें राजा का शासन होगा उसी को तो प्रांतीय भारत बोलोगे, अन्यथा किसी को प्रांतीय भारत नहीं बोल सकते। भाई जहां शासन अंग्रेजों का है वो हिस्सा तो अंग्रेज भारत में आ गया कि नहीं आ गया? अपन को तो वो हिस्सा ही देखना है ना जिसमें अंग्रेजों का शासन हो। तो जिस हिस्से में अंग्रेजों का शासन होगा ना, वही हिस्सा क्या कहलाएगा?
प्रांतीय भारत या देशी भारत कहलाएगा। मनोनयन कैसे हो रहा है? राजा और प्रजामंडल दोनों कर रहे हैं। आप कहोगे सर एक उदाहरण दो, जैसे कौन आया था? जैसे वीटी कृष्णमाचारी। कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी। कहां के थे? जयपुर के कौन थे? प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे। आपका दिमाग तो यही खराब हो गया होगा। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी राजशाही से संबंधित मूवीज देखे हैं, नाटक देखे हैं, पेपर में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, ऐतिहासिक बिंदु पढ़े हैं, उनको पता होगा कि पहले जहां प्रांतीय होते थे, जहां राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, वहां क्या होता था कि राजा प्रधानमंत्री बना के रखता था। जैसे सेना मंत्री हुआ करता था, सेना अध्यक्ष इसको बोलते थे, ठीक है। इनके जो शस्त्रागार होते थे उनके मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। इनके जो कर लिया करते थे राजस्व मंत्री भी इनके हुआ करते, जिनको आज अपन वित्त मंत्री बोलते हैं, ठीक है। इनके और क्या क्या इनके रणनीतिक मंत्री अलग हुआ करते थे, इनके महल मंत्री अलग हुआ, अलग अलग मंत्री के पद हुआ करते थे। जैसे आज होते हैं ना वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ठीक है, लोक प्रशासन से संबंधित मंत्रियों का आता है आपके, ठीक है, रक्षा मंत्रियों से संबंधित आता है। ये मंत्री जो आज बने हैं, पहले भी मंत्री व्यवस्था थी, लेकिन पहले कहां थी? छोटे छोटे प्रांतों में। जैसे मैंने अभी बताया ना, वीटी कृष्णमाचारी कहां के थे? जयपुर के प्रधानमंत्री थे। और ये वही वीटी कृष्णमाचारी है जिनको आगे जाके मैं उपाध्यक्ष बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? उपाध्यक्ष। अब आप ये बोलोगे सर आप तो उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी को बनाओगे, जबकि उपाध्यक्ष तो एच.सी. मुखर्जी बनेंगे। एच.सी. मुखर्जी के बारे में बात करेंगे, वो किस हिस्से से थे, ये किस भाग से थे, सारी बात करेंगे। फिलहाल इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको कोई पूछे कि बताइए संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था? निर्वाचित हुआ था या मनोनीत हुआ था? तो आपको क्या बताना है कि संविधान सभा का चुनाव ना तो निर्वाचन से हुआ था, ना संविधान सभा का चुनाव मनोनयन से हुआ था। संविधान सभा का चुनाव अर्ध निर्वाचित और अर्ध मनोनयन था। अर्ध मनोनयन तो कैसे कि जो 93 सदस्य हैं केवल वही जाएंगे, ठीक है, राजा महाराजा इनको भेजेंगे। जो 296 सदस्य हैं इनका तो क्या होगा? चुनाव होगा। अब देखिए क्या बताया गया कि ये तो होगा सदस्यों का क्रमवार और इस तरीके से चुनाव होगा, लेकिन चुनाव जो होगा ना वो होगा चुनाव वर्गीय आधार पर होगा। किस आधार पर होगा? वर्गीय आधार पर। किस आधार पर क्या करा जाएगा दोस्तों? वर्गीय आधार पर चुनाव करवाया जाएगा। इस चुनाव को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। चुनाव वर्ग, चुनाव वर्ग। चुनाव वर्ग भी कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। कि चुनाव में कितने वर्गों में चुनाव होगा? 3 हिस्सों में चुनाव होगा। एक तो होगा मुस्लिम वर्ग चुनाव, एक होगा सिख, एक होगा सामान्य, एक क्या होगा? सामान्य। 3 वर्ग दोस्तों मैंने आपके सामने लिखे। चुनाव वर्ग में 3 वर्ग मैंने लिखे हैं, एक तो मुस्लिम, एक सिख और एक सामान्य, ठीक है। मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, सामान्य वर्ग। किस वर्ग में होगा? 3 वर्ग के आधार पर चुनाव होगा। फिर से सुन ले, कैबिनेट मिशन योजना ने जो प्रस्तुत किया था अपना खाका, उसमें क्या बोला था कि संविधान सभा के चुनाव 3 आधारों पर होंगे। कितने आधारों पर होंगे? 3 आधारों पर संविधान सभा। एक आधार जो होगा वो होगा मुस्लिम, एक आधार रखा जाएगा सिख, एक आधार रखा जाएगा सामान्य। आई मेरी बात समझ में? अब देखो, इसके आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव भी हुए। जो व्यवस्था मैंने बताई ना, चुनाव को भी जुलाई 1946 में चुनाव हो गए। अब चुनाव होने के बाद रिजल्ट भी तो आया होगा ना। संविधान सभा की पहली बैठक सीधी थोड़ी करवाओगे आप। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको करना पड़ेगा निर्णय, ठीक है, कि चुनाव का निर्णय क्या आया। उसमें सुनिएगा, एक पार्टी थी कांग्रेस। आपको पता है उस समय कांग्रेस ही क्या थी? भारत थी, ये मैं कह सकता हूं। कांग्रेस ने सीटें जीती 208, पूरा बहुमत लेके बैठी है। उस समय देख लो कितने हैं? 208। एक पार्टी और है जो अपने रोल में है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने सीटें कितनी जीती? केवल और केवल 73। और जो अन्य थे ना वो थे 15। अन्य कौन से थे? 15। और एक चीज याद रखना, इन 15 में निर्दलीय थे, 15 में निर्दलीय थे, ठीक है, और 15 में और अन्य मान लीजिए। बाकी जो अन्य निर्दलीय थे 7। निर्दलीय कितने थे? 7 थे। और अन्य जो पार्टियां होती हैं ये क्या है? अन्य पार्टियां। आपको एक चीज बताऊं क्या, यहां आपको ना 7 याद रखने हैं ना 8 याद रखने हैं, सिर्फ कितने याद रखने हैं? एक तो ज्यादा फोकस करना है 208 पे। किस पे? 208 पे। एक ज्यादा फोकस किस पे करना है? 73
3 पे। अन्य आप याद रख सको कि 15 सदस्य अन्य थे, तो बात ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज कॉमन सेंस की ओर रखना, संविधान सभा के चुनाव में कुल 9 पार्टियों का भागीदारी थी। कितने पार्टियों की भागीदारी थी? 9 पार्टियों। संविधान सभा के चुनाव में 9 पार्टियां सम्मिलित थी। कितनी पार्टियां सम्मिलित थी? 9 पार्टियां सम्मिलित थी। 9 पार्टियां सम्मिलित थी। आपको सिर्फ 2 पार्टियों के बारे में मुख्य रूप से पता होना चाहिए। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73। कांग्रेस ने सीटें जीती हैं अभी, ये संविधान सभा में आएंगे कि नहीं आएंगे बात बाद में करेंगे। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती हैं, कितने भेजे जाएंगे कितने नहीं भेजे जाएंगे ये हो गया। अब इसी के आगे आगे उसे चुनाव का निर्णय तो आ गया। इसका मतलब है कि जो 296 सदस्य है ना, इनका काम तो हो गया। अब किसका बचा? 93। तो 93 को राजा महाराजाओं ने क्या कर दिया था? मना कर दिया। मनोनयन तो इन्होंने कर लिया। क्या कर लिया? मनोनयन तो इन्होंने कर लिया, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम संविधान सभा में नहीं भेजेंगे। और देखो ये चीज तो आपने भी सोचे कि राजा महाराजा को ये डर था कि कहीं अगर देश का संविधान लागू हो गया तो हमारी राजशाही जो है वो चली जाएगी। हमारी क्या चली जाएगी? राजशाही चली जाएगी। मतलब हमारा राजपाट हमसे छीन लिया जाएगा। हम जो लोगों पे अधिकार, जो कर लगाया करते हैं, जो जिन सुविधाओं को लाभ अपन उठाते हैं लोगों की वजह से, वो सारी रोक दी जाएंगी। लेकिन आपको पता धीरे धीरे तो होगा, लेकिन सब कुछ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपने को क्या याद रखना है? अपने को कुछ चीजें ऐसी याद रखनी है जो आपको देखे महत्वपूर्ण होती है। मैंने आपको वर्गीय आधार बताया, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको वर्गीय आधार बताया। मैंने आपको क्या बताया कि वर्ग 3 होते हैं। मुस्लिम लीग होते नहीं है, थे उस समय जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो 3 वर्गों के आधार पर हुआ था। मुस्लिम वर्ग होगा, सिख वर्ग होगा और सामान्य वर्ग होगा। मैंने अभी तक हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया है। किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है दोस्तों? मैंने अभी तक हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो डरना नहीं है कि सर हिंदू कहां, ये सब सामान्य में आएंगे। ये सब किस में आएंगे दोस्तों? ये सभी सामान्य में आएंगे। अब आगे अपने को बात करनी है कि कैसे हुआ। आप लोगों को एक चीज मैं यही बता देता हूं, अगर मैं कुल जोड़ता हूं तो 389 होते हैं, जो कि कुल संख्या थी। मैंने आपको पहले ही बता दी। आप ये बोलोगे कि सर 389 ये पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं इसलिए यहां ये बता रहा हूं क्योंकि पूरी चर्चा हो चुकी है, तो ये आपके लिए एडिशनल चीज है। आपको ये होना चाहिए था कि सर 390 कर लेते, 400 कर लेते, 350 कर लेते। चलो छोड़ो सर, आप तो ये काम करो 380 कर लेते। और सबसे सरल चीज तो क्या थी कि तब होती जब आप 390 करते। कोई आंकड़ा याद करने लायक तो होता, आपने 389 कर दिया। ये आंकड़ा ही हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या इसका कोई आधार था? जी बिल्कुल, इस आंकड़े का आधार था। क्लीमेंट एटली ने जब अपना कैबिनेट बनाया, किसने दोस्तों? क्लीमेंट एटली ने जब अपना कैबिनेट बनाया, तभी क्लीमेंट एटली ने यह कह दिया था कि संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य प्रति 10 लाख में चुना जाएगा। मतलब कह सकता हूं कि प्रति 10 लाख पर 10 लाख पर एक सदस्य। 10 लाख पर कितने सदस्य? एक सदस्य। प्रति 10 लाख पर एक सदस्य। अब प्रति 10 लाख पर एक सदस्य चुनोगे तो आप ये थोड़ी कहोगे सर फिर भी क्या 389? आपको बड़ी जनसंख्या पता है उस समय की, ना जनगणना ना और कुछ, ठीक है। जनगणना तो थी लेकिन इतनी कंफर्म जनगणना थोड़ी थी। अब आप आए हो और अब आप ये कह रहे हो कि प्रति 10 लाख प्रति। जी बिल्कुल। देखिए जरूरी नहीं कि हर एक क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख, जरूरी नहीं है कि हर एक क्षेत्र की जनसंख्या कितने लाख हो? 10 लाख हो। तो किसी में 11-12 लाख हो सकती है, किसी में 6-7 लाख हो सकती है। तो एक एवरेज बना दिया गया कि आगे पीछे कर लो। कुछ क्षेत्रों को अगर सीट लेने के लिए मर्ज करना पड़ जाए तो मर्ज कर लो। कुछ क्षेत्रों को सीट लेने के लिए अगर मर्ज करना पड़ जाए तो क्या कर लो? मर्ज कर लो। और अगर कुछ क्षेत्रों को सीट लेने के लिए मर्ज करना पड़ जाए तो कर लो। अगर कुछ क्षेत्रों को आपको 2 क्षेत्रों को मिला के एक क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख करनी है तो कर लो। 3 को मिला के 10 लाख करनी है तो कर लो। क्यों? क्योंकि प्रतिनिधित्व सबका होना चाहिए। प्रतिनिधित्व सबका होना चाहिए। इस आधार पर किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर प्रति एक सदस्य लिया जाए। संख्या कब आपको समझ में आ गया होगा कि 389 मैंने आपको क्यों बताई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये बात कर ली, अब सारी बात हो चुकी है। सदस्य अपन ने क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं, रिजल्ट आ गया है। अब अपने को करवानी है प्रथम बैठक। अब अपने को क्या करवानी है? प्रथम बैठक करवानी है। इसमें क्या होगा आपको देखना है। पहले चालू करते हैं 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की कौन सी बैठक कहलाएगी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहलाएगी। कौन सी बैठक कहलाएगी? संविधान सभा की
प्रथम बैठक कहलाएगी। और जो ये संविधान सभा की प्रथम बैठक कहलाएगी ना दोस्तों, एक चीज और पता रखना, इस प्रथम बैठक के दिन कोई भी तो अध्यक्ष नहीं है, कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। अभी जब प्रारंभ हुई है तब नहीं है, जब प्रथम बैठक समाप्त होगी तब भारत के सामने एक संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी होगा, एक संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी होगा। और एक चीज विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को पश्चिमी बंगाल के संविधान सभा में आने वाले एक सदस्य थे जिनका नाम था प्रसन्नदेव रैकुंठ। प्रसन्नदेव रैकुंठ का देहांत भी इसी दिन हुआ था, जो कहां से आते थे, पश्चिम बंगाल के संविधान सभा सदस्य चुने गए थे। और संविधान सभा जब 11 बजे प्रारंभ हुई, ठीक है, तो इनका शोक पत्र भी संविधान सभा में पढ़ा गया था। ये बेसिकली नॉलेज के लिए, कभी अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग इनका थोड़ा पता ही रखना। अब देखिए, प्रथम बैठक के दिन अध्यक्ष नहीं है। पहले तो ये कहा, जब प्रथम बैठक हुई तो रजिस्टर में सबकी एंट्री की गई, और पता जब थोड़ी देर बाद में पता लगा कि जो उपस्थित सदस्य हुए हैं ना, उनमें से मुस्लिम लीग के सदस्य एक भी उपस्थित नहीं है। कुछ सदस्य थे, पूरे सदस्यों की बात नहीं कर रहा। और राजा महाराजा जो देशी रियासतें होती है, प्रांतीय भारत, तो उससे सदस्य 93 वो नहीं है। अब मेरी बात समझ में कितने नहीं है, 93 तो वो नहीं है, और लगभग और जो 73 वो नहीं। एक चीज बताओ मेरे को, अब ये सदस्य तो उपस्थित है ही नहीं, तो कुल सदस्य कितने उपस्थित हुए थे उस दिन? हुए थे 207। प्रथम बैठक में सदस्यों का योगदान था 207, और इन 207 में 9 थी महिलाएं। 9 कौन थी? महिलाएं थी। और आपको पता है तो कुल महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में? 15। कुल कितनी महिलाओं का योगदान था संपूर्ण संविधान सभा में? कुल 15 महिलाओं का योगदान। कुल कितनी महिलाओं का योगदान था? कुल 15 महिलाओं का योगदान था। अगर कुल 15 महिलाओं का योगदान था, ये तब की बात है संपूर्ण संविधान सभा का जितना क्रमकाल रहा है। संविधान 9 दिसंबर 1946 से लेके 1950 से 1949 तक, जब तक 16 अनुच्छेद लागू करेंगे तब तक की बात कर रहा हूं, तब तक कितनी महिलाओं का योगदान था? 15 महिलाओं का योगदान था। और देखिए 15 महिला कैसे थी? 14+1। कैसे? 14 महिलाएं तो थी निर्वाचित, 14 महिलाएं तो कैसी थी? निर्वाचित थी, और एक महिला थी, वो थी मनोनीत। एक महिला कैसी थी? वो थी मनोनीत। अब जो मनोनीत महिला है एक ही है, तो आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए। त्रावणकोर से थी ये महिला, इनका नाम था एनी मसेकर। इनका क्या नाम था? एनी मसेकर था। 14 महिलाएं निर्वाचित, एक महिला मनोनीत। इनका क्या नाम था? एनी मसेकर इनका नाम था। आगे देखिए प्रथम बैठक के दिन और क्या हुआ। अब प्रथम बैठक के दिन ना तो मुस्लिम लीग उपस्थित है, प्रथम बैठक के दिन ना ही कौन उपस्थित है? मुस्लिम बैठक, ना तो मुस्लिम लीग, ना ही देशी रियासतों से कोई उपस्थित है। देशी रियासतों का तो आपको पता ही लग गया, 93 सदस्य क्यों नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि सीन क्या है कि राजा महाराजाओं को यह डर था कि कहीं अगर भारत का संविधान बन गया तो अपनी राजशाही पर खतरा हो सकता है। अपनी राजशाही पर क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। मुस्लिम लीग क्यों नहीं आई? क्योंकि इससे पहले 9 दिसंबर 1946 से पहले ही 16 अगस्त 1946 16 अगस्त 1946 को ही मुस्लिम लीग क्या क्या बना चुकी है? सीधी कार्रवाई दिवस मना चुकी है। क्या मना चुकी है? सीधी कार्यवाही दिवस। क्या मना लिया है मुस्लिम लीग ने? सीधी कार्यवाही दिवस मना लिया है। मुस्लिम लीग ने क्या मना लिया है? सीधी कार्रवाई दिवस मना लिया है। सीधी कार्रवाई दिवस का क्या मतलब है? ये तो देखो 9 दिसंबर को तो पहली बैठक हो रही है ना। 9 दिसंबर 1946 को तो कौन सी बैठक हो रही है? पहली बैठक हो रही है। पहली बैठक से पहले ही इन्होंने क्या मना लिया है? सीधी कार्रवाई दिवस। आप एक सर ये बोल क्या रहे हो? आप एक बार बता तो दीजिए, तो सुनिए। इस दिन मुस्लिम लीग ने एक निर्णय लिया कि जब भी संविधान सभा की कौन सी बैठक होगी? प्रथम बैठक होगी। कौन सी बैठक होगी? प्रथम बैठक होगी। उसमें कौन शामिल नहीं होगी? प्रथम बैठक होगी उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं होगी। मुस्लिम लीग शामिल नहीं होगी दोस्तों। कौन शामिल नहीं होगी? मुस्लिम लीग शामिल नहीं होगी। इसका निर्णय, ये क्वेश्चन एक बार बहुत
एक ही बार क्या बहुत बार पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि सीधी कार्यवाही दिवस के तहत मुस्लिम लीग ने क्या फैसला किया था। तो क्या फैसला किया था कि जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 16 अगस्त को, अभी कुछ नहीं पता कब होगी प्रथम बैठक, उसमें कौन भागीदार नहीं होगा, मुस्लिम लीग भागीदार नहीं होगी, तो सदस्य शामिल ये नहीं हो। तो क्या कहा गया कि अगर ना मुस्लिम लीग शामिल है, ना ही देशी प्रांतों से राजाओं द्वारा वो उनके प्रजामंडलों द्वारा जो सदस्यों का मनोनयन करना था ना, वो सदस्य भी अभी तक उपस्थित नहीं है। अगर वो सदस्य उपस्थित नहीं है तो क्या करना चाहिए, एक अस्थायी उप अध्यक्ष का प्रावधान करना चाहिए। हिम्मत किसने की, कार्यक्रम चालू किया जेबी कृपलानी ने। किसने, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ने क्या किया, एक प्रस्ताव लेके आए। क्या लेकर आए, प्रस्ताव, एक प्रस्ताव लेकर आए। जेबी कृपलानी एक प्रस्ताव लेकर आए क्योंकि सब लोगों का यह मानना था कि देखो दोनों ही ना मुस्लिम लीग ना देशी रियासत, दो बड़े खेमे अनुपस्थित है संविधान सभा में। तो इस स्थिति में संविधान तो पूरे भारत के लिए बनना था, तो पूरे भारत में अगर संविधान बनाना है तो सबका प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है। सबका क्या करना आवश्यक है, सबका प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है। तो सबने क्या सोचा कि कुछ समय तक, एक दो दिन तक या जितने भी समय तक वेट किया जा सकता है, हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। किसका इंतजार करेंगे, एक तो मुस्लिम लीग का इंतजार करेंगे। किसका, मुस्लिम लीग का। एक इंतजार किसका करना, एक करना है हमें देशी रियासतों का। भाई देशी रियासतों जो मनोनयन करके भेजेंगी उनका हमें क्या करना है, इंतजार करना है। अब जो इंतजार करना है उसके देखिएगा, इंतजार करने के लिए क्या प्रावधान किया गया, जेबी कृपलानी क्या लेकर आए, प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में क्या था, इनके तहत डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है दोस्तों, मैं सोनाक्षी सिन्हा नहीं बोल रहा हूं, फिर से सुन लेना क्या बोल रहा हूं, सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्या बना दिया गया, संविधान सभा का क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया। संविधान सभा का क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको बना दिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। याद रखना सिन्हा साहब बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति है। अब अस्थायी अध्यक्ष जो बना वो किस आधार पर बनाया गया, वयोवृद्ध के आधार पर, वयोवृद्ध के आधार पर, या वरिष्ठ नहीं बोला जा सकता, वयोवृद्ध के आधार पर, क्योंकि इस प्रस्ताव में शब्द कौन सा लिखा हुआ था, वयोवृद्ध। इस प्रस्ताव में जो शब्द लिखा हुआ था ना, वो लिखा हुआ था वयोवृद्ध की। वयोवृद्ध के आधार पर, वयोवृद्ध का मतलब है जो संविधान सभा चल रही है उस समय संविधान सभा में जितने भी सदस्य मौजूद हैं, उस समय संविधान सभा में जितने भी सदस्य मौजूद हैं उनमें सबसे उम्र किसकी ज्यादा है, कौन वृद्ध अवस्था में है, किसकी उम्र ज्यादा है, उसके हिसाब से क्या किया जाएगा, उसी के हिसाब से अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। किसकी ज्यादा थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की क्या थी, ये वयोवृद्ध थे पूरी संविधान सभा में, तो इनको क्या बना दिया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। अब सिन्हा साहब ने पता इसी दिन क्या कहा, ये बात कर रहा हूं मैं 9 दिसंबर 1946 की। ये बात कब की चल रही है, 9 दिसंबर 1946 की। सिन्हा साहब ने क्या कहा कि देखो यार, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, कैसी, कि मैं अस्थायी अध्यक्ष का पद लंबे समय तक संभाल सकूं, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। अभी कुछ पता नहीं है कि अध्यक्ष कब बनाया जाएगा, ठीक है, मुस्लिम लीग कब आएगी, देशी रियासतों के राजा महाराजा जो मनोनयन करके भेजेंगे वो कब आएंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और जब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता तो अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैं कब तक अस्थायी अध्यक्ष बन के रहूंगा, क्योंकि एक तो मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं क्या हूं, वयोवृद्ध हूं, मेरा क्या है, स्वास्थ्य खराब है। तो मुझे एक क्या दिया जाए, एक अस्थायी उपाध्यक्ष दिया जाए। जो बात आपके सामने बताना जा रहा हूं ना, ये आप स्टडी परिवार की तरफ से आपको तोहफा ही मान लीजिएगा आप, और तोहफे हमेशा महत्वपूर्ण हुआ करते हैं दोस्तों। अस्थायी 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के साथ साथ एक अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुना गया था। क्या, अस्थायी उपाध्यक्ष, क्या नाम था उसका, फ्रैंक जे एंथोनी। क्या नाम था, फ्रैंक जे एंथोनी। आपको पता है ये एक एंग्लो इंडियन है, ये क्या है, नाम ही बता रहा है इनका, ये एक है एंग्लो इंडियन है।
तो याद रखना, संविधान सभा में एक ऐसे एंग्लो इंडियन भी रहे हैं जो अस्थायी उपाध्यक्ष रहे हैं संविधान सभा के। कौन रहे हैं? अस्थायी उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और ये जो बात मैंने आपको बताई है ना, ये 100% सही है। कई बार ये लगेगा हमने तो गाइड बुकों में देखा ही नहीं, हमने तो गाइड बुकों में ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं था, सर अस्थायी उपाध्यक्ष तो कभी बनाया ही नहीं गया। अरे कैसे नहीं बनाया गया अस्थायी उपाध्यक्ष? हमने कहाँ से बनाने 9 तारीख को? और ये तो खुद को संविधान सभा ने खुद ने बनाया था। खुद ने से मतलब है खुद सच्चिदानंद सिन्हा ने बनाया था इनको। उनका क्या कहना था कि मैं क्या हूं, वयोवृद्ध हूं, तो वयोवृद्ध की स्थिति में मैं क्या नहीं कर सकता, एक शुद्ध प्रकार से कार्य नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पता नहीं है कब तक मुस्लिम लीग आएगी, कब तक देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, किसमें? संविधान सभा में। तो फिलहाल मुझे क्या दिया जाए? एक उपाध्यक्ष दिया जाए। उपाध्यक्ष दिया गया, क्या नाम था? फ्रैंक जे एंथोनी, जो एक एंग्लो इंडियंस थे। और ये वही एंग्लो इंडियंस है जो सबसे ज्यादा बार संसद में मनोनयन हुए हैं, जिनका संसद में एंग्लो इंडियन के रूप में सर्वाधिक बार मनोनयन हुआ है। ठीक है, ये तो थी 9 दिसंबर की बात। ये तो कौन सी थी? 9 दिसंबर की बात। आपको पता है 10 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई? द्वितीय बैठक हुई। आप ये कहोगे कि सर नहीं हुई, वो तो हमने तो गाइड बुक में 11 दिसंबर देखा है जी। नहीं, 10 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। अब वही बात, गाइड में जो लिखा है आप लोग क्या कभी ट्राई नहीं करते। मैं किसी गाइड बुक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं सीधी बात कहना चाहूंगा कि 10 दिसंबर 1946 को आप लोग को दूसरी बैठक माननी है। इस दिन क्या हुआ था, इस पर यह चर्चा की गई कि एक तो अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाएगा। किसका अध्यक्ष का चुनाव? एक तो अध्यक्ष का चुनाव, और अध्यक्ष भी कौन सा होना चाहिए दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष। कौन सा? स्थायी अध्यक्ष। कौन सा? स्थायी अध्यक्ष। चुनाव की प्रणाली क्या होगी? और दूसरी बात, नियम समिति। नियम समिति के कार्य निश्चित किए गए। इस दिन नियम समिति के क्या किए गए? नियम समिति का गठन तो वैसे मैं आपको बता दूं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 दिसंबर को ही हुआ था 1946 को। ये वही समिति है जो ये डिसाइड करेगी कि संविधान सभा के सत्र कब कब बुलाए जाएंगे और उन सत्रों के हिसाब से बैठकें कब कब होंगी। वह बैठकों में जो सदस्य शामिल होंगे ना, वो उन सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होंगी। वो सदस्य अगर अनुपस्थित होते हैं सदन में, ठीक है, तो उनको किस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, वो उनको वेतन कितना दिया जाए। आपको सारी बात समझ में आई होगी। एक बार सबसे अजीब लगी होगी वेतन वाली। जी हाँ, संविधान सभा में जो सदस्य थे ना, उनको 4 से लेकर 10 रुपए तक वेतन दिया जाता था। सर्वाधिक वेतन था 10 रुपए का, सबसे कम वेतन था 4 रुपए का। आपको ये आज के परिप्रेक्ष्य में कम लग रहे होंगे ना, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इनको नहीं देखना, आपको देखना है 1946 के समय में। कब के देखना है? 1946 के परिप्रेक्ष्य में आपको इनको देखना है कि 1946 में जो ये वेतन था ये कितना अधिक हुआ होगा। और जो भारत की स्थिति है उसके हिसाब से क्या वेतन देना पॉसिबल था, लेकिन फिर भी दिया गया। ठीक है, ये सारे काम किसके थे? नियम समिति के थे। 10 तारीख को कुछ खास काम नहीं हुआ। अध्यक्ष चुनाव कैसा होगा, इसकी प्रणाली निश्चित किएगी। नियम समिति क्या क्या कार्य करेगी, किस तरीके से कार्य करेगी, सदस्य कौन कौन होंगे। ठीक है, गठन तो कर ही दिया गया था ना, सदस्य कैसे इसमें आगे शामिल किए जाएंगे, ये सदस्य क्या हुआ, इसके बारे में बात की गई। आगे देखिए 11 दिसंबर, आगे करते हैं 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक। कौन सी बैठक? तीसरी। संविधान सभा की तीसरी बैठक। एक चीज बताऊं आप लोगों को, आपको ये लग रहा होगा सर हमने तो हमेशा दूसरी पढ़ा। जी, आपको इसको तीसरी के हिसाब से ट्रीट करना। किसके हिसाब से ट्रीट करना है? तीसरी के हिसाब से ट्रीट करना है, वरना तो फिर जो अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रणाली है ना, वो छूट जाएगी आपसे। कैसे छूट जाएगी? क्योंकि अध्यक्ष की प्रणाली का निर्णय ही कब होगा? 10 दिसंबर 1946 को होगा। अध्यक्ष की प्रणाली का निर्णय कब होगा? 10 दिसंबर 1946 को ही होगा दोस्तों। ठीक है, तीसरी बैठक हुई। तीसरी बैठक के दिन देखो, अब तक ये पता चल चुका है कि यार 2 बैठक होगी, 9 तारीख को हो गई, 10 तारीख को हो गई। ना तो मुस्लिम लीग आई, ना देशी रियासतों से कोई आया। तो अब क्या भाई, अब हमेशा ऐसे अध्यक्ष के रूप में चलता रहेंगे क्या? नहीं। इस दिन क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, क्या स्थायी अध्यक्ष का मतलब है कि आज तक 11 तारीख को है ना, 11 तारीख के बैठक की शुरुआत तो की थी किसने? सिन्हा साहब ने की थी। लेकिन शुरुआत के बाद क्या हुआ
कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, और इसी के साथ डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर बी एन राव, बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार। क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार। और बी एन राव का पूरा नाम आपको पता ही है, इनका नाम है बेनीगल नरसिंह राव, बेनीगल नरसिंह राव। एक चीज याद रखना, ये केवल संविधान के सलाहकार हैं, सदस्य नहीं हैं। क्या है? संविधान के सलाहकार हैं, ना कि क्या है, सदस्य हैं। और दूसरी बात और याद रखना, इनके भाई हैं शिवाराव, शिवाराव। ये जरूर संविधान सभा के सदस्य हैं। ये किसके सदस्य हैं? ये संविधान सभा के सदस्य हैं दोस्तों। किंतु बी एन राव, बेनीगल नरसिंह राव खुद सदस्य किसके नहीं है, कुछ संविधान सभा सदस्य नहीं है, केवल सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। केवल किस रूप में कार्य कर रहे हैं? सलाहकार के रूप में कार्य। अगर ये सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं तो इनको क्या नहीं मिलेगा? वेतन नहीं मिलेगा। पहली बात, आप कभी ये मत पूछ लेना बी एन राव किस संसदीय क्षेत्र से या किस विधानसभा के उस समय क्षेत्र से आते थे। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जब ये चुनाव से आए ही नहीं थे तो इन्होंने क्या कहा था कि भाई मैं कहीं से निर्वाचित नहीं हुआ हूं तो मैं क्या नहीं लूंगा? वेतन नहीं लूंगा। पहली बात, इन्होंने क्या कहा था कि मैं कहीं संसदीय क्षेत्र से नहीं आया हूं तो क्या नहीं लूंगा? वेतन नहीं लूंगा। ठीक है, मैं केवल एक सलाहकार के रूप में कार्य करूंगा। मैं किसके रूप में कार्य करूंगा? एक सलाहकार के रूप में कार्य करूंगा। तो ये थी तीसरी बैठक के दिन की कहानी। अब बात आई, एक डेट देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, 13 दिसंबर 1946 की। इस दिन एक्शन में आएंगे पंडित नेहरू। कौन आएंगे? पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू के द्वारा इसी दिन क्या लाया जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या लाया जाएगा दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, वर्तमान संविधान प्रस्तावना का, वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार माना जाता है। मूल आधार माना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या माना जाता है? वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार माना जाता है। एक बात और याद रखना, इस उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया कब गया? 13 दिसंबर को। इस दिन इस पर कितने दिनों तक चर्चा हुई? 7 दिनों तक। तो चर्चा इसकी होगी 19 दिसंबर 1946 तक। पारित नहीं हुआ है अभी। अभी क्या हुई है? चर्चा चल रही है, क्योंकि नेहरू जी को यह मानना था कि 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाएगा। भाई नेहरू जी एक उस समय की जानी मानी हस्तियों में थे, आपको पता है। ठीक है, तो नेहरू जी को क्या था कि अपना उद्देश्य प्रस्ताव क्या है कि वो समय पर ही क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा, जैसे ही मैं रखूंगा। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या हुआ? डॉक्टर अंबेडकर, जीवी मावलंकर साहब जो ऐसे थे ना, इन्होंने क्या कहा कि नहीं, अपने को पहले इस पर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। एम.आर. जेकर, विशेष रूप से याद रखें दोस्तों, एम.आर. जेकर ने तो स्पष्ट रूप से इसके बारे में कहा था कि उद्देश्य प्रस्ताव पे हमें पहले विचार विमर्श कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इसको करना चाहिए, क्योंकि यही उद्देश्य प्रस्ताव आने जो अपन आयाम तैयार करेंगे ना, जो संविधान बनाएंगे, उसका दर्शन तय करेगा कि उसकी भावनाएं क्या होंगी। क्योंकि प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना निचोड़ होता है किसी भी सब्जेक्ट का। कोई भी बुक आप खरीदे, उस बुक का निचोड़ जो होता है ना, वो कौन से होता है? प्रस्तावना होती है। ठीक है, अब देखिए, अब लेकिन पारित कब होगा? पारित होगा 22 जनवरी 1947 को। पारित उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा कब तक चली? 19 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है,
आपको चर्चा पहुंचने की उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में कितने दिनों तक चर्चा हुई, तो आपको क्या बताना है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी 7 दिनों तक। कितने दिनों तक चर्चा हुई थी दोस्तों, 7 दिनों तक। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी को अपन ने क्या कर दिया है, पास कर दिया। अब 22 जनवरी के आगे की बात अपन करते हैं। 22 जनवरी को पास कर दिया गया है। अब बी एन राव, कौन, बी एन राव क्या करेंगे, अब काम आएगा उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। किसके प्रस्ताव के आधार पर, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, आधार पर संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार करेंगे। संविधान का कौन सा प्रारूप तैयार करेंगे, प्रथम प्रारूप तैयार करें। कौन तैयार करेंगे, बी एन राव। संविधान का कौन सा प्रारूप तैयार करेंगे, प्रथम प्रारूप संविधान का तैयार करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, अगर आपको पूछे कि फर्स्ट प्रारूप, तो आपको लिखना है बी एन राव। बेनिगन नरसिंह राव ने संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसमें ये देखना है कि कितने अनुच्छेद थे, क्या थे, इतनी चर्चा अपने को नहीं करनी। याद रखना प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, बी एन राव ने तैयार किया था। इस प्रारूप के आधार पर, इस प्रारूप के आधार पर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, प्रारूप समिति का गठन किया गया। गठन किया गया। किसका गठन किया गया, प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इस जो प्रारूप समिति में जो सदस्य होंगे वो होंगे 7 सदस्य। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 7 सदस्य होंगे। अब 7 सदस्य कौन होंगे, 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति गठन हुई है उसका अध्यक्ष कब बनाया जाएगा, क्या 29 अगस्त को अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्या 30 अगस्त को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और जो प्रथम प्रारूप है, ठीक है, और द्वितीय प्रारूप, इन दोनों के मिला के संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद लिए गए हैं, कितने नहीं लिए गए, बाकी की बात करेंगे अपने शेष बची क्लास में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने मेरी तरफ से मेरा 100% दिया है। आपने अपनी तरफ से याद करने में, वह क्लास को लेने में कितना % योगदान दिया है वो आपको स्वतः पता होना चाहिए, क्योंकि नुकसान इसमें केवल आपका होने वाला है। आप स्टडी परिवार का जो योगदान है आपकी तरफ हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपके इस अप स्टडी परिवार के छोटे से मित्र को आज्ञा दीजिए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और दूसरी बात ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि अच्छे अच्छे जो आपकी तरफ से जो हमें कुछ भी मिले उसको हम पालन करें और आपके लिए बना के चीज़ें लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।